गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सबके? सो हेलो, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो, इंटर के बच्चे भागे। एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू। सारे बच्चे मुझे बता दो भाई साहब, एवरीवन ऑल सेट? क्या मेरी ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो आप तक एकदम प्रॉपरली आ रही है? ऑल गुड, ऑसम, कह रहे सर परफेक्ट है, एकदम ऑल राइट। आहा, मजा आ गया सर। बच्चे कह रहे हैं हेयर कट करा लिया, तो हेयर कट वाला काम सिर्फ आईपीएल वाले थोड़ी कराएंगे, हम भी तो खेल रहे हैं सर। क्या सीए प्रीमियर लीग? हमने भी सीए पीएल शुरू कर दिया, सीए प्रीमियर लीग, और आज है पहला मैच जिसमें हम कवर करेंगे सर क्या, आरटीपी। आरटीपी सीए इंटर ऑडिट, आरटीपी मे 24 एग्जाम्स। एंड सर रायता नहीं खिलाएंगे, रायता खिलाने नहीं आया हूं, सिर्फ और सिर्फ जो भी नए नए क्वेश्चंस हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, ठीक है, इन द क्लास थ्रू द क्वेश्चन बैंक एंड नोट्स। जो नया नया मामला है उसको हम इस सेशन में कवर करके चलेंगे। तो सारे बच्चे फटाफट अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए वीडियो को लाइक करके, एंड चैट बॉक्स में बता दीजिए भाई, चैट बॉक्स में बता दो क्या आप सब रेडी हो आज के लिए स्टार्ट करने के लिए। चलो जी, आ जाओ मेरे साथ। एवरीवन गेट रेडी इन द चैट बॉक्स एंड लेट्स बिगिन विद द सेशन विदाउट मच अडू। ऑल सेट? जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ गए सर। सबसे पहले सर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। मैं आपको आरटीपी करते करते ये भी बताता जाऊंगा क्या क्या इस चैप्टर की कितनी कितनी मतलब इंपॉर्टेंस है। पहला चैप्टर अगर मैं बोलूं हमारे नोट्स के हिसाब से, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, साथ ही में ऐसे 210, एसक्यूसी1, ऐसे 220। इससे आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कम से कम 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो इसी चैप्टर पे अगर आपको सपोज रिवीजन करते हुए थोड़ा टाइम भी लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगाना जरूरी है, बिकॉज इसमें से 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का आना ही आना है, प्लस एमसीक्यूज भी आपको एज अ बोनस मिल सकते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1, एवरीवन रीड विद मी। अच्छा, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे या लास्ट लाइन पढ़ेंगे? पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं। डू यू एग्री विद द परसेप्शन ऑफ बोथ द असिस्टेंट? पूरा पढ़ना पड़ेगा सर। चलो ऊपर, एम मोटर्स लिमिटेड इज अ लीडिंग इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ठीक है सर। इनकी कई सारी ऑफरिंग्स है, फोकस करना, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है। अक्रॉस द कमर्शियल पैसेंजर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, टाटा मोटर जैसी कंपनी है। कंपनी इज पायनियरिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन एंड एंजॉयज कंसिडरेबल एडवांटेज इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोटिव मार्केट्स। अभी तक हमें इसने कोई काम की बात नहीं करी, आगे बढ़ते हैं। जीआरएन एसोसिएट्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इसके 2 लोग हैं, जे एंड के, दे आर द न्यूली अपॉइंटेड ऑडिट असिस्टेंट, अभी अभी नए नए आए हैं, एंड दे आर अ पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट टीम कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। बट दोनों ही कंफ्यूज हैं, दोनों ही कंफ्यूज हैं कि भाई हम एज अ ऑडिटर अचीव क्या करना चाहते हैं, हम एज अ ऑडिटर अचीव क्या करना चाहते हैं, हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। इनको ऐसा लगता है ऑडिट का मतलब है गारंटी। अरे एक बात बताओ, क्या ये हमने पहली क्लास में ही नहीं सीख लिया था? जो हमारी पहली क्लास थी उसी में सीख लिया था कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, गारंटी देना, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना, या आरए देना। सर आरए देना। आरए का क्या मतलब था? रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। फिर हम अपना ओपिनियन वगैरह एक्सप्रेस करके चलते थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। ठीक है सर। क्या आप इन दोनों के परसेप्शन से एग्री करते हो? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल यह है, क्या आप बस इतना लिख दोगे कि हम इससे एग्री नहीं करते? नहीं सर, आपको बताना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो क्या मैं बोलूं, सबसे पहले तो आपको यह कंक्लूजन देना पड़ेगा एंड में कि दोनों गलत हैं। दूसरा, आपका आंसर किस पे बेस्ड होना चाहिए? आईसीआई ने क्लियरली बोल दिया आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर बताना है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हम सबको आता है कि हमको चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस, संतुष्टि कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, भले ही ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। ठीक है सर। अब अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो क्या मैं बोल दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एफआरएफ? हां, फिर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो दैट दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। अब जो ओपिनियन बताया है वो घर लेके जाएंगे? नहीं सर, उसको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर द एसेस। क्या ये बेसिक बात आती है? हां सर। अब सारे बच्चे एक बार
ये चारों पॉइंट्स देखो, देखो क्या कहता है, जो इन्होंने ये बात बताई है ना, अब इसको थोड़ा फैलाना है। यानी जब मैं बोलता हूं रीजनेबल अश्योरेंस, तो इसका क्या मतलब होता है, सर इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ये कहीं ना कहीं एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, बट एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है, गारंटी नहीं है। तो यही बात आप बोलोगे, हमारा काम है रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना। रीजनेबल अश्योरेंस इज नॉट अ एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ये कोई गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इट इज जस्ट अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, रीजनेबल अश्योरेंस मिलती कैसे है? गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स, जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बता दो, हाउ डू यू गेट अ रीजनेबल अश्योरेंस? मीनिंग हम सबको पता है, बट मिलती कैसे है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। जब एक ऑडिटर को मिलता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, उसके बेसिस पे आप ऐसा कह सकते हो रीजनेबल अश्योरेंस मिलती है। तो देखो क्या कहता है, अगली बात पे वही बोल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट है वो हम अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और स्किल के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस कैसे मिलेगा? प्रोसीजर करके। तो ये कहता है आप प्रोसीजर करते हो, ओ प्रोसीजर करके आप एविडेंस लेते हो, ओ एविडेंस पे क्या निकालते हो? सर एविडेंस पे आपने सिखाया था कंक्लूजन निकालते हैं, एंड कंक्लूजन पे ओपिनियन। तो ऐसे घबरा मत जाया करो, जो तुमको क्लास में ऑडिट की साइकिल पढ़ाई है वो बहुत ही बढ़िया चीज सिखाई है मैंने तुमको, कि प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, एविडेंस मिलेगा, एविडेंस पे कंक्लूजन, कंक्लूजन पे ओपिनियन, यही बात यहां पे आती है, ठीक है? ठीक है सर। सो इट लीड्स टू अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस विच इज कॉल्ड अ रीजनेबल अश्योरेंस बट नॉट अ एब्सोल्यूट अश्योरेंस। तो पहला ज्ञान तो तुमने रीजनेबल अश्योरेंस को लेके दिया, मजा आ गया सर। इसके बाद आप बोलो यहां पे मटीरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में। ये कहता है जो मिसस्टेटमेंट है वो फ्रॉड से भी हो सकती है, एरर से भी हो सकती है। हमारा काम क्या है, ये देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, आइदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। अब इसके लिए आप इसका इफेक्ट देखते हो, सर ये कौन से इफेक्ट की बात कर रहे हैं? ऐसे 705, जब भी कोई मिसस्टेटमेंट होती है तो हम उसका क्या इफेक्ट देखते हैं? सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का हमको देखना पड़ता है, क्या उसका इंपैक्ट परवेसिव है या इंपैक्ट परवेसिव नहीं। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा पॉइंट इन्होंने यहां पे जोड़ दिया इसके साथ, कि इसका इफेक्ट भी साथ साथ देख के चलना। कोई बड़ी बात है नहीं सर। अब सर बात हो गई रीजनेबल एश्योरेंस की, बात हो गई मिसस्टेटमेंट की, अब ओपिनियन की बात करते हैं। सर ओपिनियन की बात क्या है? हमारा काम है ओपिनियन देना दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। जो ऊपर लिखा वही चीज वापस चेप दो, ठीक है सर। अब जब ओपिनियन बनाया तो क्या रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट भी करेंगे? मेरे को एक बात बताओ, जब आपने अपना तीन चीजें हो गई, रीजनेबल एश्योरेंस को फैला दिया, मिस स्टेटमेंट को फैला दिया, ओपिनियन को फैला दिया, अगली बारी किसकी? रिपोर्ट और कम्युनिकेशन की। तो अगली बात आप बोलोगे रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, खत्म कहानी। इधर आओ, घबरा मत जाया करो। आईसीआई ने क्या किया? सर जो बातें आपको ऑलरेडी आती थी बस उसको फैला फैला के लिख दिया, तो तुम भी फैला फैला के लिख देना ना एग्जाम में, क्या दिक्कत की बात है? कुछ नया था? जल्दी से बताओ सारे बच्चे चैट बॉक्स में, सारे बच्चे फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये बात कोई नई थी या फिर जो बातें ऑलरेडी सीख रखी थी उनको बस बड़ा बड़ा करके लिख दिया? वेरी गुड सर। ये न्यू क्वेश्चन कैसे मैंने, अरे न्यू क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा ये चीज ऐसी है ना जो आपके लिए नहीं है, कल को एग्जाम में वापस रिपीट हो गया तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू गेट अ गुड मार्क्स, राइट? यस सर, ऑसम। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। वेरी गुड। हमें कैसे पता चलेगा आईसीआई एक्सप्लेनेशन मांगता है नहीं? तभी तो बाबू आपको ये क्वेश्चन कराया। अगर ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आपने भी एक्सप्लेनेशन लिख के आनी है, ठीक है? चिंटू सा था। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने डाउट पे पूछा था, हाँ गगन ने मेरे को लिख के भेजा था, पता है एक सवाल। वेरी गुड गगन, आ जाओ मेरे साथ। अब सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है ऐसे लगते हैं ऑडिट के लिए, एसआरई लगते हैं रिव्यू के लिए, एक्सप्लेन इन डिटेल गिविंग एग्जांपल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, बट जितना मुझे याद है हमने क्लास में इसको कभी डिटेल में कवर नहीं किया, क्योंकि हमने ऑडिट वर्सेस रिव्यू का जो डिफरेंस है वो तो पढ़ लिया था तमीज से, बट ऐसे ऐसे नहीं खेला था, ऐसे एसआरई का डिफरेंस कभी ढंग से नहीं खेला था। किसी बच्चे का डाउट सपोर्ट में दिक्कत भी नहीं आई, बट स्टिल आई फील एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है सर। ये कहता है जो ऐसे हैं वो किस पे लगते हैं? ऑडिट पे लगते हैं।
एसआरई किस पे लगते हैं? रिव्यू पे लगते हैं, ठीक है सर। जब आप ऐसे वाली इंगेजमेंट कर रहे हो, पहले तो ये बता दो ये किस पे लगते हैं, ठीक है सर। दूसरा आप बताओ जब आप ऐसे वाली इंगेजमेंट कर रहे हो तो आपको कौन सी अश्योरेंस चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस। जब आप एसआरई कर रहे हो तो कौन सी अश्योरेंस चाहिए? लिमिटेड अश्योरेंस। तो पहले आपने बता दिया ये किस पे एप्लीकेबल है, लिखते जाना। फिर आप बताओ इसमें आपको कौन सी अश्योरेंस चाहिए, ठीक है सर। अब इन दोनों में कॉमनैलिटी क्या है सर? दोनों की एक कॉमनैलिटी है, दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। ये ऐसे हो या एसआरई, दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के, इधर आओ एक बार, जो डेफिनेशन आपके चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पेज पे दे रखी है ना, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये वाली सेम टू सेम डेफिनेशन यहां पे चेप देनी है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, फाइनेंशियल टर्म्स में होती है। आती कहां से? एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम से। किसकी बात करती है? बैलेंस शीट की और पीएनएल की, जो पास्ट इवेंट से रिलेट करते हैं। नथिंग मच क्रिटिकल है, ठीक है सर, समझ गए। फिर ये बता दिया आपने। फिर इसके बाद सर एक बात बताओ, ये जो अश्योरेंस है इसमें आपकी रिस्क कितनी है? थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, आपकी रिस्क कितनी है? तो हम क्या बोलते हैं ऑडिट में? रिस्क इज रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। जो ऑडिटर होता है वो अपनी रिस्क को रिड्यूस करता है टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, तो यहां आएगा एक्सेप्टेबली लो लेवल। बट जब मैं बोलता हूं रिव्यू, तो एक्सेप्टेबली में ना लो हटा देना, सारे बच्चे लो हटा देना, लो की जगह क्या बचेगा? एक्सेप्टेबल लेवल। तो ये कहता है जो रिव्यू है उसमें आप एक्सेप्टेबल लेवल पे जाओगे, लो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है सर। अब इसके बाद जो ये पैरा दे रखा है, सारे बच्चे रीड करो और मुझे बताओ इससे आपने क्या सीखा। सारे बच्चे फटाफट देखो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पैरा? क्या इसमें कोई नई बात लिखी है या सारे स्टैंडर्ड्स के नाम दे रखे हैं? तेरा नाम लिया ओ तुझे प्यार किया, ओ तेरा नाम लिया तुझे प्यार किया, तेरा नाम लिया। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट सर। एक्चुअल में रिव्यू और ऑडिट का डिफरेंस है, बस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड घुसा दिया। हाँ, अब इसके बाद आपने बस एग्जांपल देने हैं, जो एग्जांपल आपको ऑलरेडी आते हैं। सर क्या इसमें आप बस यही ट्राई करना, एग्जांपल भी मैच कर दो इनसे, ठीक है। एग्जामिनर जो है वो इतना नालायक है कि एग्जांपल भी मैच नहीं हुए ना नंबर काट सकता है। तो बोल देना 200, 230, 315, 500, 700। ये तो देखो 200, 500, 700 तो 0 वाले ही हो गए, ठीक है। 200, 500, 700, ठीक है सर। बाकी जो है 230 और 315 तुम ध्यान रख लेना, ठीक है सर। एसआरई में दो ही स्टैंडर्ड होते हैं, 2400, 2410। दोनों में ही आपका काम है रिव्यू करना। सर ये कैसे पता लगेगा इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला कौन सा है? तो ये 1 नहीं, आई है। आहा, ये 1 नहीं, आई है। आई फॉर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जो क्वार्टरली रिव्यूज होते हैं लिस्टेड कंपनीज के, वो एसआरई 2410 के अंडर होते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात है जो आपने ध्यान रख के चलनी है, ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। भाई साहब 2 क्वेश्चन हो भी गए, 2 क्वेश्चन हो भी गए मजे मजे में। अब सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी, रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 में तो बड़ा मजा आएगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको, ठीक है। अच्छे से करेंगे, ढंग से करनी है, आरटीपी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा तो क्या है, मेरे को चाहिए तुमसे एकदम बेस्ट रिजल्ट्स। वेरी गुड सर, आ जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या कहता है सर। लास्ट लाइन पढ़ो, हुज व्यू इज प्रॉपर। आज ना अपनी किस्मत की बैंड ही बची हुई है। कहते हैं हुज व्यू इज प्रॉपर, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। चलो वापस आ जाओ, क्वेश्चन पढ़े। TAX has been offered audit of the financial statement of TDK Industries, a partnership firm. ठीक है सर। Prior to accepting the offer, he insists on getting an agreement of the management regarding the acknowledgement of the responsibility to make sure that the financial statements are prepared free of material misstatement. सारे बच्चे बताओ कौन से ऐसे की खुशबू आई? 16-17 बरसिया आई, ऐसे 210, ऐसे 210 की खुशबू आई। ये कौन सा पार्ट था ऐसे 210 का जिसमें आप उनसे एग्रीमेंट लेते हो? सर प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, हमारी कुछ शर्तें हैं वो पूरी करोगे तभी ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, वरना ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है सर। पर मैनेजमेंट कहती है तुम्हारा काम तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करना है, और एग्रीमेंट वैग्रीमेंट भाड़ में गया।
मुझे बताओ किसका व्यू प्रॉपर है, ऑडिटर सही या मैनेजमेंट? सर ऑडिटर सही, कहीं ना कहीं जो हमारा ऑडिटर है वो सही है। ऑल्सो डिस्कस द रीजंस फॉर अराइविंग एट दिस कंक्लूजन, व्हाट शुड बी द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन। अब इधर देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे सर, सबसे पहले आप भूमिका बनाओगे। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है कि प्री कंडीशंस हम क्यों देखते हैं। तो इसने ना एकदम स्टार्टिंग से किया, देखो क्या कहता है, हमें कुछ प्री कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ऐसे 210 का। तो जो ऐसे 210 की हम पहली पहली लाइन पढ़ते हैं ना नोट्स में, कि हम ऑडिट एक्सेप्ट और कंटिन्यू तभी करेंगे जब बेसिस होगा। सर बेसिस का क्या मतलब था, दो चीजें, कहीं ना कहीं प्री कंडीशंस होनी चाहिए और कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है सर। अब प्री कंडीशंस के बारे में बताओ, प्री कंडीशंस का क्या मतलब था, मैनेजमेंट एग्री कर, एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल, सबसे पहले एफआरएफ जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरी चीज थी मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट करेंगे। सारे बच्चे बताओ क्या ये बात याद आ रही है? हाँ सर, जिसमें मैनेजमेंट एक्नॉलेज करेगी, अंडरस्टैंड करेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। डिजाइन इंप्लीमेंट मेंटेन इंटरनल कंट्रोल टू मेक श्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। एंड लास्ट में टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद आउ। क्या ये सब बातें देखी है? हाँ सर, ये बात हमने कर रखी है। अब सारे बच्चे बताओ, यही बात इन्होंने यहां लिख रखी है बस शॉर्ट में। मैं कहता हूं तुम पूरा लिख के आओ, मैं कहता हूं तुम पूरा लिख के आओ, यहां पे सारी बातें लिख के आओ, ठीक है। क्या बताया इसे कब कौन सा पॉइंट उठा ले, अभी तो इन्होंने कोई भी अपने मन से पॉइंट उठा लिए। तुमको पूरी की पूरी प्री कंडीशन लिख के आनी, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। अब इसको फैक्ट्स ऑफ द केस से रिलेट करो। क्या मैनेजमेंट एग्रीमेंट दे रही है? नहीं सर, मैनेजमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं दे रही। तो एक बात बताओ, कौन सही, मैनेजमेंट या ऑडिटर? सर ऑडिटर सही। क्या ऑडिटर को ऐसी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए? तुम लोग मेरी शर्तें नहीं मान रहे, मैं ऑडिटर कहता है मैनेजमेंट 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 मेरी शर्तें नहीं मान रही, तो क्या मैं ये ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूं? बोलो नारे बाबा ना, हम ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने हमारी शर्तें नहीं मांगी, आप एग्रीमेंट नहीं दे रहे, वी विल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड एंगेजमेंट। क्लियर है? क्लियर है सर, ऑसम। अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के सारे सबसे ज्यादा नए नए क्वेश्चन थे, उसका भी अब बस लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी एकदम मरियल क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना, ऐसे तो खुशी रखो, हाँ वाह, 3 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, क्लैपिंग। अब इधर देखो, ऐसे 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गिवन स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑडिट क्वालिटी। सारे बच्चे बोलो कुछ समझ नहीं आया। कैसे कैसे समझ आ जाएगा, एक लाइन से तुम सोच रहे हो हम पूरी कहानी लिख दें, लिख देंगे। देखो क्या कहता है, ये कहता है आप ऑडिट क्वालिटी के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा सिंपल सी बात है, शुभम सर ने 2 स्टैंडर्ड सिखाए थे, एक सिखाया था SQC1, एक सिखाया था SA220। जो SQC1 है वो किस पे लगता है सर, वो पूरी फर्म पे लगता है। अब ये फर्म कोई भी काम करे, ऑडिट करे, चाहे ये रिव्यू करे, चाहे ये बाकी अश्योरेंस एंगेजमेंट करे, चाहे ये बाकी रिलेटेड सर्विस करे, हमको क्या, इसकी प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ठीक है सर। अब जो ऑडिट है इसके लिए स्पेसिफिकली क्या बनाया, इसके लिए स्पेसिफिकली बनाया SA220। क्या ये बात आपको समझ आती है? हाँ सर समझ आती है, बस इसी बात को अंग्रेजी में लिखना है। देखो क्या कहता है, ये कहता है ऑडिट क्वालिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं आप क्वालिटी से काम करोगे तो सामने वाले का भरोसा बढ़ेगा। क्या ये बेसिक बात समझ आई? हाँ सर, 2 स्टैंडर्ड क्वालिटी को लेके काम करते हैं, यही दोनों हमने क्लास में डिस्कस करें, SQC1 और SA220। फर्क क्या है दोनों में वो भी बता दो। ये कहता है SQC फर्म पे लगता है, SA220 ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है, ठीक है सर। तो ये कहता है कि जब आपने फर्म में क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनाई, उन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज के लिए, उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए ऑडिट एंगेजमेंट में आपने SA220 लगाना है। फिर से बोलो सर, आपकी फर्म को क्वालिटी अचीव करनी है, हाँ सर, ऑडिट एंगेजमेंट में अचीव करनी है, हाँ सर, तो SA220 लगेगा। तो ये कहता है बेस्ड अपॉन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो आपने SQC1 में लगाया, सर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज फॉर ऑडिट एंगेजमेंट हैव टू बी डिसाइडेड बाय द एंगेजमेंट टीम। अब एक बात बताओ, इसमें एंगेजमेंट पार्टनर कहां से आया? देखते कौन सा बच्चा ये रेफरेंस उठा पाता है, जल्दी से एक बार मुझे बता दो, फटाफट सारे बच्चे बता दो, एंगेजमेंट पार्टनर को क्यों उठा के ले आए यहां पे।
मेरे को तो समझ ही नहीं आया एंगेजमेंट पार्टनर आया कहां से, मेरे तो ऐसे सिर के ऊपर से चला गया। कोई तो होगा भला इंसान जो बता दे एक बार चैट बॉक्स में एंगेजमेंट पार्टनर कहां से आया, तो मजा आ जाए। और तो यार बच्चे तो बड़े अच्छे हो, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला वीडियो को लाइक करने के लिए, तुमने लाइक भी कर दिया। विशाल जैन ने एकदम सही जवाब दिया, एक बार विशाल के लिए विशाल तालियां हो जाए। क्या बात है। स्वाति, कनिष्ठा, उजाला, पता नहीं क्या क्या बढ़िया बढ़िया नाम है, ठीक है। गगन सर, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है? अल्टीमेटली आप किसका गला पकड़ोगे? मैंने कहा एंगेजमेंट पार्टनर का। इंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द इंगेजमेंट। यही बंदा रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी कंट्रोल के लिए एज पर SA 220। तो बस आपने लास्ट में वही जो लाइन यहां पे इन्होंने क्वेश्चन में लिख रखी थी वही चेप देनी है। तो इस आंसर में इधर आओ, कुछ था क्या? कोई नई बात थी क्या? नहीं सर, बस क्वेश्चन नया था और इसका आंसर ऐसा है कि देखते ही थोड़ा अनईजी फील होता है। तो मैंने कहा कोई ज्यादा अनईजी फील करने की जरूरत नहीं, तुमको बेसिक आने चाहिए, बस उसको अंग्रेजी में लिखना है कि क्वालिटी जरूरी है सामने वाले के कॉन्फिडेंस के लिए। ये क्वालिटी कंट्रोल के दो स्टैंडर्ड है, SQC1 और SA 220। SQC1 फर्म पे लगता है, SA 220 ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है। हर ऑडिट एंगेजमेंट के लिए तुमको क्वालिटी पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ती है। कौन करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी के लिए, तो एंगेजमेंट पार्टनर का गला पकड़ लेना लास्ट में, ठीक है। वेरी गुड, एवरीवन गेव द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया। तो यहां हमारा चैप्टर 1 हो गया। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो भाई, चैप्टर नंबर 1 डन डनाडन डन। कम ऑन, चैप्टर नंबर 1 डन डनाडन डन। 20 मिनट्स के अंदर अंदर हमने 4 क्वेश्चन भी निपटा लिए। क्लियर है? क्लियर है सर। आ जाओ सारे बच्चे, 3 में से 2 नंबर जितना तो लिख ही देंगे। आहा हा, क्या बात है। उच्च विचार, ये है मेरे स्टूडेंट, कहते 3 में से 3 गए भाड़ में, हम 2 वाले हैं। 60% लाएंगे तभी कभी खुश रहेंगे। चलो सर, अब आ जाओ मेरे साथ। चैप्टर नंबर 2 ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है सर। अरे अरे, ये तो देखी देखी लग रही है। तूने चुराया मेरा जिया, पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया। सर ये पिया की बातें कहां होती थी? ऑडिट स्ट्रेटेजी में, और उससे पहले भी करते थे हम ऑडिट प्लानिंग वाले चैप्टर में। ये कहता है पिया में आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है, बताओ क्या एक्टिविटीज करनी होती है, डिस्कस द एक्टिविटीज। अब इसमें एक थोड़ा सा नया पार्ट डाला कि इससे ऑडिटर का कैसे भला हो सकता है। पहले तो सारे बच्चे बताओ, क्या हमने ये तीनों पॉइंट ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखे हैं? जब हम प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, तो मैंने आपको बोला था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में क्या आता है? SA 220 एंड इसके साथ साथ मैंने आपको बोला था SA 210। सर SA 220 और SA 210 में क्या था? 210 में आप एग्री करते हो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट? यस सर। तो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट का पार्ट आ जाएगा, तो 210 तो हो गया। 220 में क्या था सर? सेकी देख के ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। सेकी देख के ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे यानी कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एंड सेकी का ई वाला पार्ट हमने इसमें उठा लिया था, एथिकल रिक्वायरमेंट। क्लियर है? ये तीनों की तीनों पार्ट बातें तो यहां पे हो गई। ये तीनों की तीनों बातें क्लियर है? हाँ सर। 220 भी हो गया, 210 भी हो गया। ये तो हमको ऑलरेडी आता था। अब नई बात क्या है? ये कहता है ऑडिटर का इससे क्या फायदा होता है। तो ऑडिटर का इससे ये फायदा है कि इसको ये इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस जो इसको प्लान और परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। सर ये क्या था? बस इतनी सी बात है। बस ये एक बेसिक सी लाइन आपने ध्यान रखनी है। यू कैन आइडेंटिफाई द इवेंट्स और कंडीशन विच कैन हेल्प यू टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। जिन बच्चों को लग रहा है सर कहां कवर किया था, एक बार फटाफट आ जाओ चैप्टर नंबर 2 पे, ऑडिट प्लानिंग। मेरे को एक तो ना रोमा की सांस बड़ी जल्दी दिख जाती है यहां पे। ये आ जाओ, प्लानिंग का आई थिंक दूसरा नंबर पेज है। हाँ सर, यही दूसरे नंबर पेज में आपको यहां पे लिख रखा है कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में आएंगे आपके तीनों चीजें जो भी मैंने डिस्कस करी। इसी के साथ अगर आप चाहो तो अपने नोट्स में ये लाइन लिख लो जो मैंने भी आरटीपी में आपके साथ अलग से डिस्कस करी है। ठीक है? ठीक है सर, नेक्स्ट एडिशन में इसको डाल भी देंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। इस पे तो भाई साहब जो मेरे पास डाउट्स आए ना, डाउट सपोर्ट नंबर में मैं बता नहीं सकता। हर बच्चा कह रहा है सर ये कहां से आया कहां से आया। मैंने कहा मुझे क्या पता। ये जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या सर इक्का दुक्का ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है पेपर में भी? हाँ आ सकता है, घबराना मत। ठीक है? कुछ ना कुछ लिख के ही आना। अब इस तरह का क्वेश्चन मैं तुमको करा रहा हूं ताकि तुम डील कर पाओ ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है सर? असिस्टेंट ऑफ सीए के, पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं, हेल्प हिम ड्राफ्ट अ सैंपल ऑडिट प्रोग्राम। अब आपको एक ऑडिट प्रोग्राम बनाने को दिया है, इसे इन्हें बनाएंगे? हाँ सर डेफिनेटली बनाएंगे। सारे बच्चे आ जाओ इधर, देखो क्या कहता है।
असिस्टेंट ऑफ सीए के इज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। ये कह रहा है आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, बनाएंगे सर। अब ये ऑडिट प्रोग्राम बनाना किसको है? रिलेटेड टू द परचेजेस अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फर्म। कह रहा है कोई फर्म का आप ऑडिट कर रहे हो, उसके परचेजेस को लेके ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। ये जो फर्म है ये जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है एंड engaged in the manufacturing of packing boxes which is a special type of paper taxable under GST। तो जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनेगा सबसे पहले आपने 5 चीजें लिखनी है सर। क्या? नेम ऑफ द एंटिटी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, फर्म का नाम नहीं, एंटिटी का नाम जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है सर। कौन से फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कर रहे हो ये भी लिखना होता है। तीसरी चीज, किसने ये ऑडिट प्रोग्राम बनाया वो लिखना है, किसने इसके काम को रिव्यू किया ये भी लिखना है, और आखिरी में किसने अप्रूव किया। ये सारी की सारी बातें होनी चाहिए, बट याद रहे इसमें डेट डाल देना, डेट इंपॉर्टेंट है। हाँ सर वो तो हमको भी लगता है, जिंदगी में ना डेट इंपॉर्टेंट है, उस राह मत जाओ इसी राह रहो। तो ये 5 बातें आपने लिखनी है। बताओ जल्दी से क्या क्या बातें बताई मैंने। सबसे पहले तो नेम ऑफ द एंटिटी जिसका ऑडिट हुआ है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट हो रहा है, उसके बाद बताओ किसने किया, किसने रिव्यू किया, किसने अप्रूव किया। कम ऑन, किसने किया, किसने रिव्यू किया, किसने अप्रूव किया, नाम और उसका डेट आपने लिख दी। क्या ये 5 बातें समझ आती हैं? हाँ सर। अब सारे के सारे बच्चे फटाफट देखो ऑडिट प्रोग्राम बनाया कैसे जाता है। यही टेबल आपने एग्जाम में बनानी है। पहली टेबल में आएगा सीरियल नंबर, फिर आएगा आपने क्या प्रोसीजर करे, कितने प्रोसीजर करे, क्या मैं बोल दूं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर आ गए। सारे बच्चे बताओ टाइमिंग कहां गया, सारे बच्चे जल्दी से बता दो टाइमिंग कहां गया। जेपी गुप्ता कह रहे सर मॉड्यूल में भी ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन, चलो बहुत बढ़िया। मॉड्यूल पेज 2.25, वेरी वेरी गुड। तो कोई बात नहीं, यहां पे कवर कर लेते हैं। फटाफट एक बार मुझे बता दो टाइमिंग कहां गया, टाइमिंग ये रहा सर। टाइमिंग आपका ये रहा। जब आपने यहां डेट्स लिख दी तो डेट में आपने टाइमिंग को कवर कर लिया। तो मैं बोलता हूं रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हमेशा हम डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। टाइमिंग क्योंकि आपने यहां कवर कर लिया तो आप नेचर और एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर करो। फिर आपने जिस बेसिस पे सैंपलिंग करी वो बता देना, और किसने काम किया, उन बंदों के नाम आ जाएंगे, उन बंदों के यहां पे नाम आ जाएंगे। अब देखो सर क्या करना है आपने ना, इसमें मैं तरीका बता रहा हूं कैसे इसको ध्यान रखना है। आपने इसमें इनवॉइसेस को चेक करना है, ठीक है, सारे पॉइंट्स में इनवॉइसेस को चेक करना है। अब ये इनवॉइसेस को अलग अलग चीजों से चेक करना है। सबसे पहले किससे चेक करेंगे, परचेज रिकॉर्ड से। दूसरा सर किससे करेंगे, मैंने कहा परचेज रिकॉर्ड्स के अलावा जो इनके अकाउंट्स हैं उनसे चेक कर लो। तीसरा सर किससे चेक करें, जीएसटी पोर्टल से चेक कर लो, जो भी इन्होंने परचेजेस करी क्या वो जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट तो लिए होंगे इन्होंने, वहां से चेक कर लो। एंड लास्ट में कहता है आपके स्टॉक का पार्ट बनी होगी परचेजेस, तो वहां से ले लो। ये 4 बातों से आपने अपने इनवॉइसेस को चेक करना है। जल्दी से बताओ क्या क्या सर, परचेज रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जीएसटी रिकॉर्ड्स, एंड लास्ट में आ जाता है हमारा स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक का पार्ट बन जाता है तो स्टॉक रिकॉर्ड्स। कोई दिक्कत है? नहीं सर। जल्दी से चारों बातें बता दो फटाफट। सबसे पहले सर किससे चेक करेंगे इनवॉइसेस, हम अपने परचेज रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उसके बाद आते हैं जीएसटी रिकॉर्ड्स और स्टॉक रिकॉर्ड्स। इन सब चीजों से चेक करके चलना है। क्लियर है सारे पॉइंट्स? हाँ सर, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड अगेन आई फील इट्स अ गुड क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, मजा। क्लियर है? क्लियर है सर। तो यहां हमारा चैप्टर नंबर 2 डन डनाडन, यहां हमारा चैप्टर नंबर 2 डन डनाडन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ सारे बच्चे चैप्टर 3, एकदम मरियल मरियल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अब तुम कहोगे सर हम तो खुद ही कर लेते हैं सारे सवाल, इसमें कुछ था ही नहीं। रजनी आइना रस्कला माइंड इट। रजनी अ सीए स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड दैट ऐसे 230 कहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पे बनाओ, टाइम पे बनाओ। बट जब वो SQC 1 देख रही थी तो कहती टाइम लिमिट तो है नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये बेचारी कंफ्यूज हो गई, ये बेचारी कंफ्यूज हो गई, टाइम पे बनाना है 60 डेज के बाद बनाना है। अरे करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। इस बेचारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 60 डेज के बाद डॉक्यूमेंटेशन बनानी है या टाइमली बनानी है। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, यहां मेरी ऑडिट रिपोर्ट है, ये मेरी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, यानी इस दिन मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करी, ठीक है। मेरी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कब कंप्लीट हो जानी चाहिए सर? डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन है किसकी, ऑडिट प्रोसीजर्स की। इधर देखना बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ऑडिट प्रोसीजर्स की, जो आपको एविडेंस मिला और जो आपका कंक्लूजन है, ये सब आपका काम हो जाना चाहिए इस दिन तक।
ठीक है सर। तो सर ये क्या बोलते हो कि आप बोलते हो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इन 60 डेज में क्या करेंगे? मैंने कहा ये जो 60 डेज है ना, ये आपको ऑडिट फाइल के लिए दिए हैं। ये हमने आपको ऑडिट फाइल के लिए दिए हैं कि आप इस डॉक्यूमेंटेशन को एक फोल्डर में डाल सको, आप इस डॉक्यूमेंटेशन को फोल्डर में डाल सको। एंड यहां पे आपके जो भी प्रोसेसेस होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होंगे, जो भी प्रोसेसेस होंगे वो कौन सी नेचर के होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव। ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर क्या आते हैं? हमने एसएसडी करके किया था। हम यहां पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, हम यहां पे क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन काम की नहीं है उसको डिलीट वगैरह कर सकते हैं। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल विद इन 60 डेज, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हम कर सकते थे, क्रॉस रेफरेंसिंग वगैरह कर सकते थे, राइट? यस और नो? यस सर। तो यही बात आपने बेसिकली ध्यान रखनी है। मेन डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, इसके लिए 60 डेज दिए गए हैं, ठीक है? ठीक है सर। अब सारे के सारे बच्चे देखो ये क्या लिखा है, वही जो लाइन ऊपर दे रखी थी वही यहां लिख रखी है, आपने डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पे बनानी है। सर टाइमली बेसिस पे क्यों बनानी है? क्योंकि अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डॉक्यूमेंटेशन का काम क्या होता है? सर मैंने काम ठीक से किया, ये ऊपर वाला रिव्यू करेगा। मैंने काम ठीक से किया, ये ऊपर वाला रिव्यू करेगा, यानी ये क्वालिटी ऑफ ऑडिट बढ़ाता है, इफेक्टिव रिव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ द एविडेंस एंड कंक्लूजन, ठीक है सर। SQC1 कहता है टाइम पे ऑडिट फाइल कंप्लीट कर देना विद इन 60 डेज। अब इसने यही बात बताई, ऑडिट फाइल में काम मत करने बैठ जाना, इसमें सिर्फ आपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस करने हैं, ना तो आप कोई नया प्रोसीजर करोगे, ना आप कोई नया कंक्लूजन निकालोगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पे ही बनेगी, बट जो ऑडिट फाइल है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो 60 डेज में हो सकता है। तो क्या ये जो लड़की का डाउट था आपको समझ आया? हाँ सर, लड़की कंफ्यूज थी कि डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पे करनी है, ऑडिट फाइल 60 डेज में, तो दोनों में फर्क क्या है? ऑडिट फाइल इज जस्ट अ कंपाइलेशन, आप बस उस डॉक्यूमेंटेशन को कंपाइल करते हो, उसके लिए 60 डेज दिए गए हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। गुड क्वेश्चन और नॉट, जल्दी से बताओ, गुड क्वेश्चन और नॉट, मजा आया कि नहीं आया? फटाफट सारे बच्चे चैट बॉक्स में, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों। सर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात लिख सकते हैं? मेरे को लगता है कि अगर आपको आते हैं 3-4 एग्जांपल तो चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑसम। अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ कंप्लीशन मेमोरेंडम, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। सी ये बात मैंने क्लास में ऑलरेडी बता रखी है, फिर भी मुझे लगता है थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है तो वापस डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीशन मेमोरेंडम किसकी बात करता है? सर मेमोरेंडम का मतलब होता है समरी, ठीक है सर। ये समरी किसकी है? मैंने ना जानबूझ के उठाया क्योंकि मुझे ना तुमसे सिग्निफिकेंट मैटर पूछने थे। सारे बच्चे बताओ सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे? सारे बच्चे जल्दी से बताओ सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे? बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी चवाबी हो गई, जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका। सिग्निफिकेंट मैटर्स बताए थे डॉक्यूमेंटेशन वाले चैप्टर में, जल्दी से बताओ। कम ऑन टर्न द रेडियो ऑन, सिग्निफिकेंट मैटर्स बताओ बाबू। सर सिग्निफिकेंट डर, सिग्निफिकेंट डर, डर का क्या मतलब था? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, बड़ी दिक्कतें दी ऑडिट में। ओ, ए का क्या मतलब था? जो आपने ऑडिट प्रोसीजर करे उससे ऐसा लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। सर आर का क्या मतलब था? सिग्निफिकेंट रिस्क, रिस्क है तो इश्क है, और रिपोर्ट ऐसी जिसमें है डाकू या ईओएम पैरा, जिसमें है डाकू या ईओएम पैरा, यही बात हमने यहां की थी। सर डर का मतलब था सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जो ऑडिट में हमको फेस हो रही है। ए का मतलब था ऑडिट प्रोसीजर जिनसे लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तभी हमको डर लगा। आर का मतलब क्या था? मैंने कहा आर का मतलब है सिग्निफिकेंट रिस्क, एंड लास्ट आर का मतलब था डाकू वाली रिपोर्ट जिसमें आपका मॉडिफाइड ओपिनियन है या फिर आपका ईओएम पैरा डल के चलेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये कहता है जब भी आप एक समरी बनाते हो सिग्निफिकेंट मैटर्स की एंड किस तरह से आपने उसको ऑडिट में डील किया, उसी को कंप्लीशन मेमोरेंडम कहते हैं। इसके 3 फायदे बताओ अलग से। ये कहता है 3 फायदे ये हैं, जब भी सामने वाला रिव्यू करेगा उसको फायदा होगा, ठीक है सर। दूसरा कहता है आप जब अपना काम करोगे तो आप सिग्निफिकेंट मैटर्स पे फोकस कर पाओगे, ठीक है सर। तीसरा कहता है इस डर के चक्कर में
इस डर के चक्कर में अगर आपका कोई इंडिविजुअल ऐसे का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो हो सकता है आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, फील समझना, इस डर के चक्कर में हो सकता है अगर एक सिंगल ऐसे ऑब्जेक्टिव अचीव ना हुआ हो तो पूरा ऐसे ऑब्जेक्टिव अचीव ना हुआ हो, यानी एनी इंडिविजुअल ऐसे ऑब्जेक्टिव विच कुड नॉट बी अचीव्ड एंड एज अ रिजल्ट आप अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो तीन बातें ध्यान रखना सर, क्या रिव्यूअर की हेल्प करेगा, आपकी हेल्प करेगा, एंड तीसरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करेगा। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर, कहीं ना कहीं कंप्लीशन मेमोरेंडम एज अ टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज इसको अच्छे से करके जाना। क्लियर है? क्लियर है सर। ओ भाई साहब, चैप्टर नंबर 3 डन डनाडन डन। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। आ जाओ मेरे साथ। उया कासा, हाँ, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ऑल सेट, कमॉन कमॉन कमॉन, यस सर। अब देखो चैप्टर नंबर 4 रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, इसमें से इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा और इसका क्वेश्चन को मैं क्यों लेके आया आपके साथ, देखना। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पर्टिकुलर रिस्क, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है सर। सतरंगा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स, अचार बनाते हैं। ओहो। Auditors of the company have planned audit procedure for the recognition of revenue, but there is a possibility that the misstatements will not be identified by the audit procedure. ये बताओ कौन सी रिस्क है? हमने कौन कौन सी रिस्क पढ़ रखी है सर? ऑडिट रिस्क पढ़ रखी है। ऑडिट रिस्क के अंदर 2-3 तरह की रिस्क आती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के 2 बच्चे, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। क्या ये इनहेरेंट रिस्क है कि हम प्रोसीजर करेंगे डिटेक्शन नहीं होगी? नहीं सर, वो तो नहीं है। क्या ये कंट्रोल की रिस्क है? मैंने कहा वो नहीं है। तो ये कौन सी रिस्क है? डिटेक्शन रिस्क। क्या डिटेक्शन रिस्क की डेफिनेशन आपको आती है? हाँ, कि वॉट एवर द ऑडिट प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दे विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हेन इट एग्जिस्ट। तो यही बात आपने लिखनी है। क्या सर? Procedures performed to reduce the audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement that could be material individually or collectively with other misstatement. ठीक है सर? ठीक है। अब यही बात हमको बेसिक भी आती थी। अब सर डिटेक्शन रिस्क को एक लेवल आगे ले जाए तो ये कहते हैं डिटेक्शन रिस्क के 2 बच्चे हैं, कौन? सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क। इसको थोड़ा बस अपने को डिटेल में बताना है। क्या सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क भी हमने क्लास में पढ़ रखे हैं? हाँ सर, बट क्या वो चैप्टर 4 में पढ़े थे या चैप्टर 6 में? सर ये बातें हमने पढ़ी थी चैप्टर 6 में, जब आपने सैंपलिंग वाला टॉपिक कराया था। एंड आई एम श्योर मैंने पहला टॉपिक यही कराया होगा कि सैंपलिंग रिस्क का मतलब है कि जो आप सैंपल पे कंक्लूजन निकालोगे, जो आप सैंपल पे कंक्लूजन निकालोगे, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन अगर आप पूरी पॉपुलेशन टेस्ट करते। ठीक है सर? तो ये तो सैंपलिंग रिस्क हमको समझ आ गया, मतलब हमारा सैंपल काम का नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है। ठीक है सर। नॉन सैंपलिंग रिस्क है, इसमें सैंपल की गलती नहीं है, ऑडिटर की गलती है। सैंपल की गलती नहीं है, ऑडिटर की गलती है। हो सकता है ऑडिटर ने गलत ही ऑडिट प्रोसीजर लगाए हो सकता है ऑडिटर ने गलत ही ऑडिट प्रोसीजर लगाए हो। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। विशाल ने कहा सर ये जबरदस्ती वाला काम है। 1 मिनट दो मेरे को बस, 1 मिनट दो मेरे को बस। क्या करेंगे सर? 1 सेकंड दो मेरे को, मैं कुछ देखना चाह रहा था, 1 मिनट दो। इंटर बच्चा कह रहा है जबरदस्ती वाला काम। 1 सेकंड देखें कुछ जबरदस्ती है क्या? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। आई एम नॉट श्योर ये बात मैंने इंटर वाले बैच में बताई थी कि नहीं, फाइनल में मैंने ये चीज पक्का डिस्कस की थी। 1 मिनट दो, मैं देखता हूं, क्या पता हमने ये चीज कवर की हो। क्या बात कर रहे हो सर? फटाफट एक बार सैंपलिंग वाले चैप्टर में चलते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कवर कर रखा है क्लास में, कवर कर रखा है क्लास में। देखो देखो, क्या वो पेड़ है? अगर आप चाहो तो अपने क्लास नोट्स खोल के देख लेना गूगल ड्राइव में। अगर आप चाहो तो अपने क्लास नोट्स खोल लेना, गूगल ड्राइव में मिल जाएगा तुमको। भाई साहब तुमको मजाक लग रहा है क्या? यहां बंदा तैयार व्यार होके आया एकदम बढ़िया, बाल बाल कटा के, तुमको लग रहा है मजे चल रहे हैं। ठीक है, करवा रखी है बात क्लास में।
जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ये थिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास। सारे बच्चे बताओ फील आई नहीं आई? मजा आ गया, बताई थी सर, हमें तो पता थी ये। चलो चीयर्स, चीयर्स करो हैं। और मत लिखो नोट्स क्लास के साथ, ठीक है? शुभम सर लिखते रह जाएंगे, तुम छोड़ दिया करो। बेबी शुक बेबी शुक बेबी शाक बेबी शुक। मजा आ गया भाई साहब। भाई ने बोला बापू दिखता है तो दिखता है। ये तो बात सही है भाई साहब। चलो अब इधर आ जाओ। देखो सिंपल सी, ये ढूंढ रहे थे, हमसे ही पूछ लेते। अरे यार आई वॉज नॉट श्योर। एक तो जब आदमी फाइनल और इंटर दोनों पढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूज रहता है, इस बैच में कराता है इसमें। चलो ग्रेट, ऑसम, आ जाओ आ जाओ। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 9। ओहो चैप्टर 8 डन। कौन सा चैप्टर गया अभी अभी? चैप्टर 4 गया सर। 5 6 7 8 इनका क्या हुआ? 5 6 7 8 इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने क्लास में कवर करके, कुछ भी नया नहीं है। आ जाओ सर, अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ चैप्टर नंबर 9, ऐसे 550 560 570 580। कम ऑन। अरे भाई ऐसे 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 एकदम ऐसे मरियल मरियल की तरह मत चलो, थोड़ा फास्ट, स्पीड है ना। अब देखो सर क्वेश्चन नंबर 1, सारे के सारे बच्चे इधर। सीए के लास्ट लाइन पढ़े, पहले लास्ट लाइन पढ़े। हाँ सर। स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर टू गेट एविडेंस, ऑल्सो एक्सप्लेन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। सारे के सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ। देखो क्या कहता है। सीए के इज द ऑडिटर ऑफ डेमा प्राइवेट लिमिटेड। आहा, जया, सुषमा, डेमा और रेखा सबकी पसंद निरमा। कंपनी हैज 3 plants in India. He is nearing the completion of audit procedure to the financial statement and is yet to sign the audit report. भाई ने अभी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करी। ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करी तो बैठे बैठे सर क्या हुआ? आग लगी, आग लगी। कंपनी के प्लांट में आग लगी। 25 जून को आग लगी, जिसमें मशीनरी जल गई, वर्क इन प्रोग्रेस जल गया, 5 करोड़ का लॉस हो गया। सारे बच्चे मुझे बताओ, फायर इन द फैक्ट्री, रन रन रन। ये फायर इन द फैक्ट्री जो होता है, क्या ये एक ऐसा इवेंट है जिसका डिस्क्लोजर होना चाहिए? हां सर। मुझे बताओ कौन से ऐसे की खुशबू आ रही है? कौन से ऐसे की खुशबू आ रही है? सारे बच्चे फटाफट चैट बॉक्स में बता दो। वासुदेव ने बिल्कुल सही बताया, फायर इन द फैक्ट्री, रन 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 इज अ सब्सिक्वेंट इवेंट। कहीं ना कहीं ये वो इवेंट है जिसका एडजस्टमेंट तो नहीं, डिस्क्लोजर होना जरूरी है। डिस्क्लोजर होना जरूरी है। तो सारे बच्चे बताओ कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगेंगे? सर दिस इज केस नंबर 1। ये हमारा बेसिक केस है जिसमें हमें मैनेजमेंट से ही पूछना होता है कि क्या तुमको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला। अब जल्दी बताओ, मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है या बोरिंग आदमी है? सर हमने ये बात ऐसे 501 में सीख ली थी, बड़े ही बोरिंग लोग हैं। क्योंकि बोरिंग लोग हैं तो हम हर बार रीड करने जाते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। कौन सी मीटिंग? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद हुई। इसके साथ एक चीज और रीड करते हैं जिसका नाम क्या था? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड लास्ट में लेके आएंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो यही सारी बातें आपने बस लिखनी थी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। मजा किसमें था? मजा था ऐसे आइडेंटिफाई करने में, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, ठीक है सर। अब लास्ट में आप बोलो ये ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट है जिसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो सारे बच्चे अपने अकाउंट्स के टीचर को थैंक यू बोलो कि हे अकाउंट्स के टीचर, तुमने हमको AS4 सिखाया, तो हमको इस क्वेश्चन में मजा आया, तो हमको डिस्क्लोजर वाली बात समझ आई। ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। कुंदन, अरे कुंदन 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 इज अ सीए स्टूडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुमको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। ठीक है सर। कुंदन इज अ सीए स्टूडेंट, इज अ पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एंटिटी। ठीक है सर। ऑडिट प्रोसीजर्स बस अब खत्म होने ही वाले हैं, एंड उसने देखा एंगेजमेंट पार्टनर ने कैश फ्लो फोरकास्ट दिया है फ्रॉम द मैनेजमेंट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। कौन से ऐसे में कैश फ्लो फोरकास्ट लेते थे भाई साहब? ये बता दो जल्दी से। प्लीज टेल मी विच ऐसे डिड वी टेक द कैश फ्लो फोरकास्ट? कम ऑन एवरीवन। जो अभी ऐसे किया बस इसके बाद वाले ही है, जल्दी लिखो ना। वेरी गुड मानसी, वासुदेव, सिमरन, सब सब बच्चे अच्छे अच्छे, सब कह रहे बोरिंग मैनेजमेंट है। तुम बहुत इंटरेस्टिंग लोग हो। ऐसे 570, वेरी वेरी गुड सर। कहीं ना कहीं हम ऐसे 570 में ये सब चीजें लेते थे। बट एक बात बताओ,
इसमें ये कह रहा है आपका पर्पस क्या है, ये कह रहा है पर्पस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब टेस्ट करने का। एंड लास्ट में कहता है आप कैश फ्लो फोरकास्ट पे क्या 2 ऑडिट प्रोसीजर करोगे। मैं एक बात बोलूं, हां सर, ये वाली बात तो हमको आती है कि हम कैश फ्लो फोरकास्ट में क्या 2 ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। बताओ क्या 2 ऑडिट प्रोसीजर करते हैं सर? फोरकास्ट बनाने के लिए डेटा चाहिए होता है और डेटा पे आप कुछ अजम्पशन लगा के फोरकास्ट बनाते हो। तो हम डेटा और अजम्पशंस चेक करते हैं कि जो डेटा है वो रिलायबल डेटा होना चाहिए और जो अजम्पशंस है वो एडिक्वेट सपोर्ट फॉर अजम्पशन होना चाहिए कि प्रॉपर अजम्पशंस इन्होंने बनाई है। तो हम ये 2 ऑडिट प्रोसीजर में तो नहीं घबराएंगे, डेटा चेक करेंगे, अजम्पशन चेक करेंगे। ये बात हमको ऑलरेडी क्लास में सीखी हुई है। अब सर एक बात बताओ, ये सब क्या लिखा है? ये सब लिखा है जो नोट्स में लिखा होता है। मतलब सर मुझे एक बात बताओ, तुम कैश फ्लो फोरकास्ट जो देख रहे हो वो क्या है? जो आप कैश फ्लो फोरकास्ट देख रहे हो वो क्या है सर? वो ऑडिट प्रोसीजर है। ओ, ऑडिट प्रोसीजर करके तुमको क्या चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। वेरी गुड। जब आप ऐसे 570 की बात करते हो, मैं फील दे रहा हूं टॉपिक की, पूरी फील से सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे। जो आप कैश फ्लो फोरकास्ट देख रहे हो वो ऑडिट प्रोसीजर है। ऑडिट प्रोसीजर से मिलेगा एविडेंस। सारे बच्चे बताओ क्या आप गोइंग कंसर्न में 2 स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एविडेंस लेते थे? हां सर। पहली स्टेज क्या होती थी? ये देखना कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज एप्रोप्रिएट। ओ, दूसरी होती थी अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है आज, तो कल को जाके कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं हो जाएगी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न? यस और नो? यस और नो? आंसर इज यस। तो सारे बच्चे देखो क्या सबसे पहले यही लिखा है कि आप ये जो ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो उसका पर्पस क्या है? एविडेंस लेना। मैंने कहा एविडेंस लेना किन 2 चीजों के लिए? सर सबसे पहले तो ये चेक करने के लिए कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं। वी ऑलरेडी न्यू, जस्ट वी आर फिटिंग इट। सेकेंड थिंग, material uncertainty with respect to events or condition which may cast a significant doubt on entity's ability to continue as a going concern। ये लाइन भी हमने क्लास में रट्टा लगाया था। हाँ, तो ये दोनों बातें आप लिखोगे। तीसरा ये कहता है सिग्निफिकेंस बताओ। सबसे पहले हमने क्या बताया? पर्पस बताया। तो पर्पस तो बड़ा सिंपल था, हमको एविडेंस चाहिए 2 चीजों को लेके, वो हमने बता दिया। सर सिग्निफिकेंस क्या है गोइंग कंसर्न अजम्पशन का? मैंने कहा सिग्निफिकेंस है एसेट्स और लाइबिलिटीज वाली लाइन। एसेट्स और लाइबिलिटीज वाली लाइन, यानी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड सो दैट द एंटिटी कैन रियलाइज द एसेट्स, डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर नहीं कर सकती तो लिक्विडेशन बेसिस पे बनाओ। सर क्या ये लाइन भी हमने नोट्स में कवर कर रखी थी? हां भाई हां। तुम मानते नहीं हो, तुम मानते नहीं हो, जल्दी से आओ गोइंग कंसर्न के ऐसे पे। और जो हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था ना गोइंग कंसर्न का, वहां पे मैंने ये लाइन आपको लिखवाई थी, व्हेन द गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट, हम उनको रिकॉर्ड करते हो ऑन अ बेसिस कि यू विल रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो लिक्विडेशन बेसिस। तो यहां पे आप इसको क्या लिख दो? यहां लिख दो सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस करके यहां पे ये बात लिख दो। जैसे ही आपने सिग्निफिकेंस लिख दिया, अगली बार क्या आपको आरटीपी देखने की जरूरत है? मैंने कहा नहीं, नोट से ही काम चल जाएगा। बस याद रहेगा कि हाँ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। तो सिग्निफिकेंस है ये 2 बातें आपने लिखनी है कि हम ये देखना चाहते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो, अगर नहीं है तो लिक्विडेशन बेसिस पे रिकॉर्ड हो। क्लियर है? कम ऑन, क्लियर है? हाँ सर। चलो सर, बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर, अरे चैप्टर नंबर 9 डन डनाडन डन। मुझे पहले तो एक बात बताओ, तुमको आज क्वेश्चंस में रस आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट बता दो। क्या ये कोई नई बातें या ये बातें हमको ऑलरेडी पता थी? सर ऑलरेडी पता थी। इंजॉइंग इट और नॉट? प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस सॉल्यूशंस की है बात। ऑसम। अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे। सॉरी सॉरी सॉरी, हम थोड़ा लेट जा रहे हैं क्या? हम थोड़ा लेट जा रहे हैं क्या? नहीं सर कोई लेट नहीं जा रहे, बस 2-3 क्वेश्चन और उसके बाद टन डना डन डन डनारा। फटाफट आ जाओ जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन है नागिन सवाल। सर नागिन का क्या मतलब है? भेस बदल के आया है। देखो क्या कहता है, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करने में, सच्ची कह रहा हूं। बस 10 मिनट मेरे को और दे दो, 10 मिनट और दे सकते हो मेरे को? पक्का? पक्का सर। देखो क्या कहता है, पीएएस जब ऑडिट कर रहा था तो इस बेचारे को बड़े सारे इश्यूज हुए। सर क्या क्या इश्यूज हुए?
इसको सपोर्ट नहीं मिला इन्वेंट्री काउंट करने के लिए। जब इसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी थी तो वो मैनेजमेंट ने भेजने नहीं दी। ना ये कंपनी का रेवेन्यू चेक कर पाया, ना ये कंपनी के बिल्स चेक कर पाया, कुछ भी चेक नहीं कर पा रहा। क्या मैं बोल दूं इसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा? हाँ सर, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा। कहता है ये बात हमने हायर मैनेजमेंट को बताई, टीसीडब्ल्यूजी को बताई, वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। अब इसका ये मानना है कि जो इसका पॉसिबल इफेक्ट है वो मटेरियल भी है, वो मटेरियल भी है, और क्योंकि ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है तो क्वालिफिकेशन काफी नहीं है। क्या ये आईसीआई इंडिकेशन दे रहा है कि क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते? नहीं दे सकते सर। तो क्या करें? दूसरा ऑप्शन तो डिस्क्लेमर ही बचता है। हाँ सर, तो डिस्क्लेमर से पहले मैंने कहा था आप अपनी रिपोर्ट में ये लिखो कि कोई ओपिनियन नहीं है, इससे बेटर तो निकल जाओ, पतली गली से निकल जाओ। तो ये कहता है आप या तो विड्रॉ करो इफ पॉसिबल एज पर द लॉज रेगुलेशन, या आप क्या करोगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देके चलोगे। या तो विड्रॉ करोगे या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देके चलोगे। तो यही बात आपने ध्यान रखनी है सर। क्या इन दिस केस आपको कोई भी एविडेंस नहीं मिला और आपको लगता है कि क्वालिफिकेशन काफी नहीं है तो विड्रॉ करो, अगर विड्रॉ पॉसिबल नहीं है तो डिस्क्लेम करो। बट याद रहे, जाने से पहले टीसीडब्ल्यूजी को मैनेजमेंट के सारे कारनामे बता के जाना। जाने से पहले टीसीडब्ल्यूजी को मैनेजमेंट के सारे कारनामे बता के जाना कि इन लोगों ने तुम्हें कितना परेशान किया, किस वजह से तुम अपना ओपिनियन मॉडिफाई करने वाले थे। तो ऐसे ना क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है एग्जाम हॉल में। आपने अपने ऊपर ये विश्वास रखना है यार मैंने तैयारी पूरी करी है, मैंने नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कवर किया, अब मैं इतना स्मार्ट हूं कि मैं चीजों को डील कर सकता हूं। ये अगर आपने भरोसा रखा ना, आप चीजों को डील कर जाओगे। क्या सच्ची बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था क्या? नहीं सर। अब सोचो ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको पहली बार मिल जाता तो घबराने वाली बात है नहीं। खुद आईसीआई इंडिकेशन दे रही है ये आंसर लिखो तो लिख दो बस, ठीक है। डन डन सर। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ, चैप्टर नंबर 14 बैंक ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट भी उड़ गया, वो भी हो गया। अब बैंक ऑडिट देखो क्या कहता है। अगेन ये बात हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है, बट क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट फ्रेमिंग हुई है क्वेश्चन की तो आई एम कवरिंग हियर इन दिस सेशन। देखो क्या कहता है, जब आप ऑडिट कर रहे थे किसी नेशनलाइज्ड बैंक का, इसमें हमें फोकस करना है इनकम रिकॉग्निशन, ठीक है। आपने नोटिस किया कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज जो बोरोअर को दी थी, दे हैव बीन क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट। ये जो सब स्टैंडर्ड होता है, ये स्टैंडर्ड होता है या एनपीए की क्लासिफिकेशन है? सर ये ना एनपीए की क्लासिफिकेशन है। ये कहता है बोरोअर ने टाइम पे पैसा नहीं दिया, ईएमआईज आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज, तो हमने सब स्टैंडर्ड बना दिया। He has also agreed to the asset classification by branch management। मुझे बताओ इनकम रिकॉग्निशन का क्या करें? सर इनकम रिकॉग्निशन में हमने एक बात सीखी थी, जब भी कोई अकाउंट पहली बार एनपीए बनता है तो जो आपने पुरानी इनकम्स अक्रूवल कर रखी है ना, जल्दी से आओ इधर। जब भी कोई अकाउंट पहली बार एनपीए बनता है तो जो आपने पुराने इनकम अक्रूवल कर रखे हैं, इस तमन्ना के साथ कि वो पैसा किसी दिन आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे इंटरेस्ट आएंगे, बोल दो नहीं आएंगे। यानी आपने अब सबका रिवर्सल मारना है, या तो रिवर्सल मार लो या प्रोविजन क्रिएट कर दो। ये बात वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जस्ट यू नीड टू राइट हियर। तो ये कहता है जो भी इंटरेस्ट पहले से आपने अक्रू कर रखा है, पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है, उसको रिवर्सल मार दो, ठीक है सर, या आप इसका प्रोविजन क्रिएट करके चल दो, ठीक है सर। सर इंटरेस्ट के अलावा जो बाकी इनकम्स हैं, बाकी इनकम यानी फीस, कमीशन और सिमिलर इनकम, उसको भी या तो रिवर्सल मार दो या प्रोवाइड फॉर कर दो। इतनी सी बात बस आपको लिखनी है और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है सर। अब आ जाओ लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 17। सर चैप्टर नंबर 17 का ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम मरियल क्वेश्चन है, बट जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे खुद को समझ नहीं आया ऐसे पूछना क्या चाह रहा है। देखो क्या कहता है, फ्रॉम अ लेसीज पर्सपेक्टिव, लेसी मतलब जिसने एसेट भाड़े पे लिया है, ठीक है। कहते हैं दो डिफरेंस बताओ, मेन डिफरेंस बताओ ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से बताओ, मैंने एसेट भाड़े पे लिया, हाँ सर। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो ये मेरा क्या है सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अगर आपने ऑपरेटिंग लीज ली है विच इज अ रेंटिंग अरेंजमेंट, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है सर। क्या ये एसेट और लायबिलिटी बनता है? नहीं, नाइदर एसेट नॉर अ लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। अगर मैं बोलता हूं फाइनेंशियल लीज है तो क्या ये रेंटिंग अरेंजमेंट होता है या फाइनेंसिंग अरेंजमेंट होता है? सर ये लोन अरेंजमेंट होता है।
तो इसकी वजह से आपकी बुक्स में एक एसेट खड़ा हो जाता है, एसेट ओनरशिप लेसी की मानी जाती है, तो ये बैलेंस शीट पे दिखता है। क्या ये बात आपको ऑलरेडी AS 19 में आती थी? हाँ सर। अब सर टैक्स बेनिफिट क्या है? मैंने कहा टैक्स बेनिफिट बड़ा सिंपल है, जो आपका खर्चा है उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूं, जो आपका खर्चा है उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऑपरेटिंग लीज में आपको टैक्स बेनिफिट किसका मिलेगा? जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो आप लीज रेंटल पे कर रहे हो उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो उसका मिल जाएगा। बट क्या आपको उस एसेट पे डेप्रिसिएशन मिलेगी? जो आपने ऑपरेटिंग लीज पे एसेट लिया, क्या आपको उसकी डेप्रिसिएशन मिलेगी? कहता है नहीं, नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू द लेसी। बट ये कहता है क्योंकि फाइनेंस लीज इज लाइक अ लोन, फाइनेंस लीज इज लाइक अ लोन, तो आप इंटरेस्ट का भी डिडक्शन ले सकते हो और एसेट पे डेप्रिसिएशन भी ले सकते हो। कमॉन कमॉन कमॉन। अब मुझे आप सबसे एक सवाल, क्योंकि तुमको मेरे से टैक्स ज्यादा ही आता होगा, एक बात बताओ, डेप्रीसिएशन लेने के लिए क्या मुझे इसका ओनर नहीं होना चाहिए? बताना जरा। डेप्रीसिएशन लेने के लिए ऐसा तो नहीं होता ओनर होना चाहिए? हाँ मानसी कह रही है हाँ सर, ओनर होना चाहिए। सबने एकदम सही कहा, ओनर होना चाहिए। आईसीएआई ने जो लिखा है चुपचाप मान लो, आईसीएआई ने जो लिखा है मान लो। बच्चा कह रहा है बेनिफिशियल ओनर, अब मुझे देख पता डिटेल में कैसे जाना है नहीं जाना अभी के लिए। नहीं सर बेनिफिशियल भी चलेगा, शिवम कह रहा है सर बेनिफिशियल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो तो फिर आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो, कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया एक्सेप्शन है लीज वाली, चलो ग्रेट। अब आ जाओ चैप्टर 18 पे। आप ही बता दो, मैं कुछ नहीं बता रहा, बच्चा कह रहा है बेनिफिशियल ओनर चलेगा तो चलेगा। अब मेरा टैक्स से इतना अच्छा नाता थोड़ी जितना तुम लोगों का नाता है। फाइनेंशियल लीज में वी आर ट्रीटेड एज अ ओनर, वासुदेव ने कह दिया। तो भाई अब जब कृष्ण वासुदेव खुद कह रहे हैं, वासुदेव कृष्ण, जब कृष्ण खुद कह रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। राधे राधे, जल्दी से आ जाओ इधर। सर लास्ट चैप्टर आ गया, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। दूर रहो दूर रहो। अरे सर करना पड़ेगा, बीबी सर को कनेक्ट कर लीजिए, ले लूं क्या कनेक्ट करूं? एक सेकंड ट्राई करते हैं। बीबी सर कहां हो तुसी? सारे बच्चे चैट बॉक्स में यस पीपल ओपी। अभी लगता है बीबी सर बिजी हैं, वंस ही गेट्स फ्री कनेक्ट करते हैं आराम से। चलो अब आ जाओ सर सबसे पहले क्वेश्चंस पे। सर सबसे पहले हमको ना गुड न्यूज दे दो। गुड न्यूज ये है, चैप्टर 18 ऑडिट ऑफ एफएस, जो मैंने आपको डिस्क्लोजर वाला डॉक्यूमेंट दिया था ना, जो मैंने आपको डिस्क्लोजर वाला डॉक्यूमेंट दिया, सारे क्वेश्चन इसी में से हैं। यानी 3 के 3 क्वेश्चन जो आईसीआई ने पूछे इसी में से। तो भाई साहब मैं तुमको बोलता हूं, जितना स्मार्टली चीजों को कवर करोगे उतना फायदे में रहोगे। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आना, मैं नहीं बोल रहा पक्का पक्का है, बट रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं कि हाँ चांसेस है, क्योंकि हर बार आता है। और इस बार के एमटीपी में भी इसका एक क्वेश्चन था, पिछली बार के पेपर में भी इसका एक क्वेश्चन था, आरटीपी में तीनों क्वेश्चन इसके हैं। तो प्लीज इसका लेक्चर भी आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं वो जो यूट्यूब का लेक्चर है उसको आपकी इस रिवीजन प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा, इसको प्लीज देख लेना, ठीक है? डन सर। सबसे पहला क्वेश्चन बेनामी की बात करते हैं, तो ये प्रॉपर्ली हमने उसको इस लेक्चर में कवर कर रखा है, एक बार आप देख लेना, ठीक है सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड क्वेश्चन, सारे बच्चे फोकस करके चलो, देखो क्या कहता है। मानसी कह रही मेरा पूरा नाम लो, मानसी अग्रवाल, चलो बहुत खुश हो गए। अब इधर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ड्रोमा, एक तो कहता है नॉमेनक्लेचर बताओ, हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ड्रोमा शूज प्राइवेट लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 22-23, फुटवेयर कंपनी है। आहा, एज द फंड्स वर नीडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज, रॉ मटेरियल खरीदना है, खर्चे करने हैं, ये करना है वो करना है, तो इन्होंने 2 करोड़ रुपए की सैंक्शन करा ली क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है सर। इसके अगेंस्ट इन्होंने प्राइमरी सिक्योरिटी दी। सर प्राइमरी सिक्योरिटी क्या दी? करंट एसेट्स, ऑब्वियस सी बात है, जब आपने वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी दी है तो प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगी? करंट एसेट्स।
कोलेट्रल और एडिशनल सिक्योरिटी जो होती है, मैं थोड़ा थोड़ा बैंक ऑडिट की फील लेता चल रहा हूं, वो है इसका रेजिडेंशियल हाउस किसका, किसी डायरेक्टर का। ठीक है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोकस करो। ड्यूली साइन द गारंटी डॉक्यूमेंट्स, ये आपके लोन डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। अकाउंट स्टेटमेंट एट द बैंक वेबसाइट शोज कि आपने जो आपको 2 करोड़ रुपए मिले थे, इधर देखो 2 करोड़ रुपए मिले थे, इसमें से 1.85 करोड़ निकाल लिए हैं, डेबिट बैलेंस निकाल लिया है। तो मुझे बताओ ये किस नाम से आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाओगे, ये आप किस नाम से अपनी बैलेंस शीट में दिखाओगे? तो मैं बोलता हूं क्या ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी? सर करंट लायबिलिटी। अब जो आपकी करंट लायबिलिटीज होती हैं उसके अंदर आपके क्या क्या डिस्क्लोजर आते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? जो आपकी करंट लायबिलिटीज है उसके अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर आते हैं, आप मुझे बता सकते हो? फटाफट बताओ। क्या ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है? हाँ सर ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो मुझे बताओ ये किस में आएगा? लोन रीपेबल ऑन डिमांड। क्या ये लोन रीपेबल ऑन डिमांड है, मतलब इट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग? आंसर इज यस। तो देखो क्या कहता है ये कहता है आपका आएगा विच आर रीपेबल ऑन डिमांड। यहां पे इन्होंने लिखा होगा फंड्स वर गिवन फॉर क्रेडिट फैसिलिटी, दीज आर रीपेबल ऑन डिमांड। क्योंकि ये रीपेबल ऑन डिमांड है तो आप इसको एज अ कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिखाओगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखा देना इसको, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखा देना अंडर द हेड करंट लायबिलिटी। क्या ये बेसिक बात समझ आई शॉर्ट टर्म बोरोइंग वाली? हाँ ये तो आपको अकाउंट्स में ऑलरेडी आती है। अब इसको भी आपको पता है आपको फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है। सर क्या? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को आपको फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है एज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। मुझे बताओ इस केस में क्या है? सर इस केस में सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है? सर इट इज सिक्योर्ड। तो पहली बात तो आई होप सबको क्लियर है, ठीक है सर। अब इसमें आपको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर क्या देना होता है, तो ये भी आपका इसके जस्ट नीचे दे रखा है। आपको बताना होता है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर में नेचर ऑफ सिक्योरिटी। तो जो आपने प्राइमरी सिक्योरिटी दी, जो आपने कोलेट्रल सिक्योरिटी दी, जो आपके डायरेक्टर्स ने गारंटी दी, ये सब इसका पार्ट बन जाएंगे। ये सब कहीं ना कहीं इसका पार्ट बन जाएंगे। तो मेरे दोस्त, ओ मेरे प्यारे, यही बात आपने लिख के चलनी है, यही बात आपने लिख के चलनी है। नेचर ऑफ सिक्योरिटी, गारंटी बाय डायरेक्टर्स। अब क्या इसने कुछ एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन पूछी है? नहीं, बट इन्होंने यहां पे कुछ रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन दी है। क्या सर ये बात आपने डिस्क्लोजर वाले नोट्स में लिख रखी है? आंसर इज यस। जब भी कंपनी बोरोइंग्स लेती है बैंक्स और एफआई से फॉर करंट एसेट्स, उसको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। भाई साहब ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ना प्रेम पूर्वक तरीके से अच्छे से करके जाना। दो बातें आपको बतानी पड़ती हैं। क्या आपने क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करी विच आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट? इफ नॉट तो आपको रिकंसिलेशन और रीजन बताने पड़ते हैं। यही बात सेम टू सेम यहां लिख रखी है। मुझे सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दो फटाफट, अगर ऑडिटर को ऐसा कोई डिफरेंस मिल जाता है इन द क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट, अगर ऑडिटर को ऐसा कोई डिफरेंस मिल जाता है तो वो इसको कौन से 2020 में रिपोर्ट करेगा? क्लॉज भी बता दो तो मजा आ जाए। फटाफट सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दो। बेनामी वाला तो था, ये वाला भी बता दो मुझे तो मजा आ जाएगा। कम ऑन एवरीवन। कारो 2020, वेरी वेरी गुड। कारो 2020 क्लॉज नंबर, हमें कौन से क्लॉज में रिपोर्ट करना है? 9 में रिपोर्ट करना है। अरे 9 कहां से आया? 9 तो डिफॉल्ट का था ना नलायको। जैद मेनन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक तो जो एक बच्चा लिखता है ना, सारे बच्चे उसी रास्ते पे आगे भागते हैं। अरे 9 कहां से आया? होली कल है ना? हाँ सर कल है, तो तुमने आज क्यों भांग ली? अंशिका सही जवाब दे रही है, वेरी गुड अंशिका। 9 कैसे आया? तुम एक तो ना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हो, ठीक है, फिर बोलते हो आईसीआई से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। अरे तो प्रैक्टिकल तो पूछेगा। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दे। क्लॉज 2 आएगा ना बाबू, इन्वेंट्री वाला था।
इन्वेंट्री वाला था, वर्किंग का, सबकी बत्ती गुल। मैं तो वही तो बोलूं भाई, तुम यार। हेलो आईसीआई। कैसे बच्चे हैं ये, क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब जब तुमने फोन उठा ही लिया है, थोड़ी एक्सटेंशन कर दो ना। काट दिया यार, मानते ही नहीं है। गलती से मिस्टेक हो गई, ओहो हो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे से सब ठीक हो जाएगा। और ये बच्चे कहते हैं सर, सर हमको ना फाइनल में जाना है सर, बिना रिवीजन करे जाएंगे सर। ऐसे कैसे भाई साहब? ऐसे गगन जैन कह रहा है उसको पास कर देना, ठीक है, डन। गगन, तुम्हारा नाम लिखवा दिया मैंने। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अब ये ढंग का क्वेश्चन है, प्लीज फोकस करके चलना, ठीक है सर। ये कहता है देयर इज अ एक्सट्रैक्ट ऑफ द नोट्स टू अकाउंट्स व्हिच इज गिवन। यहां इन्होंने कोई नोट्स टू अकाउंट्स दे रखा है। डिस्कस वेदर द डिस्क्लोजर इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है। इग्नोर द अदर रेशियोज विच आर नॉट लिस्टेड। तो इन्होंने कहा कि आपको रेशियोज वगैरह देने होते हैं। क्या ये बात हमने डिस्क्लोजर वाले टॉपिक में कवर की थी? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, पहले पेज को देखो, टे 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 टे। हाँ सर, आपको ये सारे रेशियोज देने होते हैं। साथ ही साथ सिर्फ रेशियो नहीं बताना होता, आपको जो इनके आइटम्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनकी कैलकुलेशन दिखानी होती है। प्लस अगर किसी रेशियो में 25% से ज्यादा का चेंज है पिछले साल से, तो वो भी आपको रीजन डिस्क्लोज करना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या इन्होंने आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कोई एक्सप्लेनेशन दी? नहीं सर, इन्होंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो नहीं समझाया। प्लस क्या किसी रेशियो में 25% से ज्यादा का चेंज है? सारे बच्चे बताओ मुझे, चेंज कैलकुलेट करके बताओ सारे बच्चे फटाफट। चेंज कैलकुलेट करना शुरू करो एक एक करके। 2.5 माइनस 2.3 डिवाइडेड बाय, अरे ये क्या हो गया? अरे कैलकुलेट करके बताते जाओ एक एक करके, तभी तो मजा आएगा। कैलकुलेटर लेके जाना एग्जाम हॉल में, इससे ये पता लगता है। फटाफट, फिर देखते हैं हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। पहला आया 8.69%, सर ये तो बहुत ही कम है। दूसरे को देखते हैं। ये तो सर सीधा सीधा 25% से ज्यादा लग ही रहा है, पर फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ। बच्चा कह रहे हैं 8.69, 50, 65 और 30। वेरी वेरी गुड। तो मुझे बताओ कौन कौन से रिपोर्ट होने चाहिए? जो भी इनमें से 25 से ऊपर है, जो भी इनमें से 25% से ऊपर है, वो सब रिपोर्ट होने चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं ये तीनों रिपोर्ट होंगे? क्या मैं बोल दूं ये तीनों रिपोर्ट होंगे? आंसर इज यस। सो देयर फॉर द चेंजेस इन, मेरे साथ लिखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो, ये तीनों के तीनों आपके इस केस में रिपोर्ट होने ही होने चाहिए। तीनों के तीनों कहीं ना कहीं। 2 और 3 क्यों बोल रहे हो भाई? 25% से ऊपर तो सारे ही है ना। ये लास्ट वाला 30 है ना, या 20 क्या? अरे यार, हाँ 2, 3, 4 सही है, ये सही है ना फिगर? हाँ सर, दिख ही रहा है ना 30% है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपने बात रिपोर्ट करके चलनी है। तो यहां 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 आरटीपी, आरटीपी इज लाउ लाइक आरसीबी, आरटीपी में 24 के जितने भी आपके न्यू न्यू प्यारे प्यारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे, सारे के सारे हो गए डन, डनाडन, डन। ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरह के मैं सेशंस और आपके साथ लेता रहूंगा। जो भी मुझे लगता है ऐसे कोई नई नई बातें लेके आ रहा है, जैसे कि एमटीपी में कोई नए क्वेश्चंस आ गए, इसी आरटीपी में जो एमसीक्यूज थे, वो अगर मुझे लगता है थोड़े कुछ नए तड़कते भड़कते हैं, डेफिनेटली विल बी कीप ऑन हैविंग दिस सेशंस। बस मेरी आपसे एक ही तमन्ना है, भाटिया वाली नहीं, असली वाली एक ही तमन्ना है, बस आप अपना ना साथ बनाए रखो। आप अपने आप को सपेट नहीं, सपोर्ट, आप अपने आप को सपोर्ट करते रहो। जस्ट अ मैटर ऑफ 1 मंथ नाउ। मन लगा के पूरी शिद्दत से पढ़ाई करो, एंड आई एम श्योर यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। वी हैव गिवन अवर बेस्ट, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे रिविजन्स हो, चाहे ये आरटीपी सेशंस हो, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, एंड आई एम श्योर ऑलमाइटी विल ब्लेस अस विद द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है, सो हैव अ ऑसम डे अहेड। यू ही
खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक द वीडियो, ताकि बाकी इंटर स्टार्स तक भी पहुंच सके। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे, चलते चलते लगे रहो।